जय हिंद दोस्तों। मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो गए हैं या फिर मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं और अब इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपके ऊपर मल्टीपल पर्सनल लोन, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड या फिर ऐसे किसी भी प्रकार का कोई सिक्योर या फिर अनसिक्योर लोन हो चुका है और आप बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहे हो। आपके समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। ये रिकवरी वाले आपको डेली परेशान कर रहे हैं, आपको तंग कर दिया है, आपके मन में गलत गलत ख्याल आ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा परेशानी चल रही है आपके साथ। तो आपको ऐसे में क्या करना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है और ये जो मल्टीपल लोन्स का जाल है, मल्टीपल लोन्स का जो जाल है उससे 100% छुटकारा कैसे पाना है, आज के इस वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। अगर आपका लोन 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का मैटर नहीं करता है, आपके ऊपर 1 लोन है, 10 लोन है या फिर 50 लोन है, ये भी मैटर नहीं करता है। आपके जितने भी लोन हैं उनको सेटल कैसे करवाना है, उनकी रिकवरी से कैसे बचना है और जो ये रिकवरी एजेंट आपके साथ हैरेसमेंट कर रहे हैं ना, इससे 100% छुटकारा कैसे पाना है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और जो जो चीजें मैं बताऊंगा, अगर आप उसको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एक बार अगर फॉलो करोगे तो उसके बाद आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाओगे। समझ रहे हो? उसके बाद बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाओगे। उसके बाद ना तो कोई तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी, ना कोई परेशानी रहेगी। तुम ये सोचोगे कि मेरे ऊपर जो लोन था वो समाप्त हो चुका है। लोन और टेंशन दोनों ही समाप्त हो जाएगी। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार। आप लोग मेरा चैनल लोन डिस्ट्रॉयर देख रहे हैं। अगर आपको भी लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है ऑन कॉल या फिर आपके घर पे आके, आपको होम विजिट रुकवानी है, कॉल रुकवानी है, या फिर ऐसा कोई भी लीगल नोटिस आपको आ रहा है किसी भी प्रकार से, आपको उसका रिप्लाई लिखवाना है, या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत है, लोन सेटलमेंट करवाना है, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए लोन से संबंधित, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करें तब आपके मैसेज का आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो एक चीज जान लेनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार के अनसिक्योर लोन में या फिर सिक्योर लोन में भी, मैं सिक्योर लोन की भी बात कर रहा हूं, अगर आप उसको डिफॉल्ट करते हो, आपके पास उसको देने के पैसे नहीं है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो या फिर ऐसा कोई भी लोन हो, ठीक है, आपको उसे चुकाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी आ रही, दिक्कत आ रही है, तो ये मत सोचे कि आपके साथ किसी प्रकार का कोई थाना पुलिस या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत होने वाली है। जी हाँ, आपका 1 लोन हो, 10 लोन हो, 100 लोन हो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं लिखी जा सकती है, कोई भी पुलिस का केस आपके ऊपर नहीं हो सकता है, कोई भी क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं हो सकता है। ये चीज आप एक पेपर पे लिख लो। जो ये रिकवरी वाले आपको बोलते हैं ना कि आपको पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे या फिर कोई और दिक्कत आपके साथ होगी, ये कर देंगे, आपको घर से उठा के ले जाएंगे, आपका सामान बिकवा देंगे, तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि मेरे साथ ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। मैंने तो ऑनलाइन लोन ले रखा है, मेरे साथ ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। अगर ऑफलाइन भी ले रखा है तब भी नहीं हो सकती है। समझ रहे हो? अगर ऑफलाइन भी ले रखा है तब भी आपके साथ कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने कोई क्राइम नहीं करा है। जो ये लोन है वो सिविल का मैटर है। सिविल के जितने भी मैटर होते हैं उससे पुलिस का कोई भी लेना देना नहीं होता है। आपने किसी से चोरी तो करी नहीं है, किसी से पैसे छीने तो है नहीं, किसी से लड़ाई तो करी नहीं है, किसी से मारपीट तो करी नहीं है, तो इसमें पुलिस का क्या लेना देना। जब लोन दिया गया था तो बैंक ने आपको लोन दिया था और आपने लोन लिया था, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था और उसके तहत आपको लोन दिया गया था। तब पुलिस से पूछा गया था क्या? नहीं ना। तो इसीलिए अब भी पुलिस का उसमें कोई रोल बनता नहीं है। जी हाँ, तो इसीलिए इस डर को बिल्कुल समाप्त कर दें कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई पुलिस कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, इस डर से बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। किसी भी प्रकार की कोई भी एफआईआर भारत के किसी भी कोने पर आप पे नहीं हो सकती है। और बताइए, एक पेपर पे लिख के रख लो। ये जो रिकवरी वाले बार बार बोलते हैं ना कि पुलिस की कार्रवाई कर देंगे, ये कर देंगे, पीसीआर, कईयों बार ये लोग नकली पुलिस बन के भी फोन करते हैं, है ना? कईयों बार ये लोग नकली पुलिस भी बन के फोन करते हैं। तो इस चीज को एक पेपर पे लिख लो। आज के बाद इस बारे में कभी भी सोचना भी मत कि मुझे कोई पुलिस वाला परेशान कर सकता है या कोई वकील परेशान कर सकता है ऑन कॉल के माध्यम से। किसी भी पुलिस वाले और किसी भी वकील को कोई भी राइट्स नहीं है तुम्हें फोन करने का लोन के मैटर में।
ओके, तो ये चीज कहीं पर लिख के रख लो। अब ये लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? अब इस पे तो आ गया कि ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं। अब इस पे ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या कर सकते हैं, इसमें मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करेंगे, जब भी आपका लोन या फिर आपका कार्ड डिफॉल्ट होगा ना, जिस भी दिन से, उस दिन से ही आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। मल्टीपल कॉल्स, एक के ऊपर एक कॉल। कई बार ऐसा होता है एक कॉल उठा लिया, उसके ऊपर 10 कॉल और आ रही हैं। समझ रहे हो? एक कॉल पे बात कर रहे हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है, उसके ऊपर 10-50 कॉल और आ गई। समझ रहे हो? एक क्लाइंट बता रहा था कि सर मैंने 10 बैंकों से लोन ले रखा है, मुझे दिन में 500 कॉल आते हैं। मैं किसी एक कॉल पे अगर 10 मिनट बात कर रहा हूं तो उस पर 50 कॉल ऊपर से और आ जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करा जाए? तो मेरे भाइयों, ऐसी सिचुएशन में सबसे बढ़िया 2 उपाय हैं। ठीक है, एक तो आप कॉल्स उठाना ही बंद कर दें। जी हाँ, मत उठाए कॉल। अरे क्या मतलब बनता है यार एक दिन में 100 बार कॉल करने का? ये जो है ये सिर्फ आपको मेंटली टॉर्चर करने का तरीका है कि बंदा परेशान होगा तब पैसे देगा। इनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ सामान हो एक। हाँ, पहले आप परफॉर्मिंग एसेट थे, अब आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाओगे जब आपका लोन एनपीए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? आप एक सामान हो, आप एक एसेट हो लोन कंपनी के लिए। लोन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके साथ क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो ऐसी लोन कंपनी को आप अपनी प्रॉब्लम समझाने बैठोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं समझाना। अरे लोन लिया कोई बात नहीं, एग्रीमेंट हुआ था बीच में, कोई बात नहीं, दिक्कत परेशानी आपके साथ आई ना। आपकी जान से इंपॉर्टेंट है क्या कोई एग्रीमेंट? आपकी जान से इंपॉर्टेंट है क्या कोई लोन अमाउंट? नहीं ना। तो इसीलिए टेंशन फ्री हो जाओ, कॉल्स उठाना ही बंद कर दो। कोई जरूरी नहीं है कॉल उठाना। क्या करना है? कई भाई लोग पूछते हैं कि सर इतने कॉल आते हैं, क्या करें, हमारे पर्सनल कॉल भी तो आते हैं, हम उसमें क्या करें? तो मेरे भाइयों दिक्कत मत लो, फोन के अंदर एक सेटिंग आती है ब्लॉक अननोन कॉल्स, उसे ब्लॉक ऑन कर दो। कोई भी नंबर जो आपके पास सेव नहीं है उस नंबर से कॉल नहीं आ सकती आपके ऊपर। ठीक है, जो भी आपके पर्सनल नंबर है उन्हें कोई और, जो भी आपके पर्सनल लोग हैं उनको कोई दूसरा नंबर दे दो, वो उस पर करते रहेंगे, फिर उनका नंबर सेव कर लो। समझ रहे हो? और एक परेशानी और हो गई है, ये लोग आजकल क्या करते हैं, ये लोग व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा कॉल करते हैं। नॉर्मल कॉल तो ये लोग 10 कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पर भी 10 कर रहे हैं आजकल। तो ऐसे में क्या करा जाए? मैं आप सबको एक चीज बता देता हूं, कोई भी एनबीएफसी कंपनी या फिर कोई भी लोन बैंक की कंपनी सिंपली व्हाट्सएप पर कॉल करने के लिए ऑथराइज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको उसमें क्या करना है, व्हाट्सएप पर भी एक ऑप्शन आता है ब्लॉक अननोन कॉल्स, उसे भी ऑन कर ले और अननोन कॉल ब्लॉक कर दें। ठीक है, और किसी भी प्रकार से अगर कोई आपको मैसेज करता है व्हाट्सएप पर तो उसे भी ब्लॉक कर दे, कोई बात करने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन इससे ना एक दिक्कत है, इसमें एक थोड़ी सी परेशानी है। उसमें होता क्या है, जब आप कॉल्स प्रॉपरली तरीके से बंद कर देते हो तो थोड़ा विजिट का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। समझ रहे हो? तो ऐसे में क्या करें, अगर आपको विजिट 90% तक कम करवानी है, कई लोग कॉल अच्छे तरीके से जब मैनेज करते हैं तब उनकी विजिट 90% तक रुक जाती है। हमारे जितने भी क्लाइंट हैं वो लोग, उनके कॉल हम लोग मैनेज करते हैं खुद से। ठीक है, तो उनके यहाँ पर 99% तो विजिट होती ही नहीं है, क्योंकि कॉल्स पे ही बात हो जाती है सारी, वहां पर ही आरटीपी डल जाता है। समझ रहे हो? वहां पर ही आरटीपी डल जाता है, वहां पर ही लिख जाता है कि राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करेगा आदमी, तो फिर आता ही नहीं है कोई, क्यों बर्बाद करने आएगा टाइम। समझ रहे हो? तो ऐसे में क्या करा जाए, ऐसे में आप लीगलाइज तरीके से उनसे बात कर सकते हो। कैसे? अगर आपको खुद से आता है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना यहां पर हमारा नंबर आ रहा है, हमसे हमारी कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस ले सकते हो। फिर चाहे आपका 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, जितने भी कॉल होंगे हमारी टीम पिक करेगी और आपके बिहाफ पे सारे कॉल्स पे बात करेगी लीगलाइज तरीके से। ठीक है, उन रिकवरी वालों को हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब दूसरा सवाल, होम विजिट, सबसे बड़ा डर, होम विजिट होती है तो क्या करें? इंडिया में 99% लोग इसी चीज से डरे हुए हैं। कोई अपने जेवर बेच के पैसे ला रहा है, कोई जमीन बेच के ला रहा है, कोई घर का सामान बेच के भर रहा है पैसे। समझ रहे हो? कहीं ना कहीं से पैसे ला रहा है, उधार और ले रहा है, एक लोन को भरने के चक्कर में और लोन ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि उसे डर है कि कोई मेरे घर ना आ जाए, होम विजिट ना हो जाए। तो मेरे भाइयों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि होम विजिट का डर अपने मन से निकाल दीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि होम विजिट पे आपको कोई खाने नहीं आ रहा है, पहली बात तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि होम विजिट पे कोई अचानक से आएगा, आपको खा जाएगा, आपको उठा के ले जाएगा, आपको बहुत मारेगा पीटेगा, आपके साथ गाली गलौज करेगा। ऐसी कोई भी राइट्स उनके पास नहीं है, ऐसे कोई भी अधिकार नहीं है। और भारत देश बहुत बड़ा देश है, इसका कानून बहुत बड़ा है। समझ रहे हो?
दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत देश के अंदर, तो इसीलिए टेंशन बिल्कुल भी ना ले। यहाँ के जो कानून है वो 100% आपकी तरफ है, कोई भी लोन कंपनी की तरफ नहीं है, आपकी तरफ है, आपको बचाने के लिए हर एक कानून, समझ रहे हो। कोई भी अगर होम विजिट करने आता है, सबसे पहले तो उससे उसका आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए का लाइसेंस मांगे। अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं है तो बात करने की जरूरत नहीं, भगा दे उन्हें, ठीक है। अब होता क्या है, आईडी कार्ड तो लमसम सबके पास निकल ही आता है, ठीक है, लेकिन ऑथराइजेशन लेटर हर किसी के पास नहीं होता, समझ रहे हो। ऑथराइजेशन लेटर उसी के पास हो सकता है जो ऑथराइज हो तुमसे बात करने के लिए, ठीक है। और वो बात में भी क्या करेगा, वो सिर्फ इतना पूछेगा कि सर क्या परेशानी आ रही है, दिक्कत क्यों पे नहीं कर पा रहे आप उसे प्रॉब्लम बताए, खत्म कहानी वहां पर। वो अपना आरटीपी डालेगा, चला जाएगा चुपचाप, ठीक है। अगर वो उससे ऊपर कुछ करने की ट्राई करता है, वो ऐसा बोलता है कि नहीं मैं तो पैसे लेके जाऊंगा, या अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाता, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करें ऐसे में, अपनी जेब से अपना फोन निकाले, उसकी वीडियोग्राफी करें और वीडियो बंद ना करें। उससे उसकी आईडी कार्ड मांगे, ऑथराइजेशन लेटर मांगे, डीआरए का लाइसेंस मांगे, ना दिखाए तो धक्के मार के भगा दें। अरे आपको क्या पता वो कोई चोर उचक्का हो, कोई रेपिस्ट हो, कोई मर्डरर हो, क्या क्राइम करके आया हो, है ना। आपके घर के सामने कोई खड़ा हो जाए ना 2 मिनट के लिए, तो आप सोचोगे कि यार ये कौन है, कोई चोर तो नहीं है, कहीं मेरे घर में घुसने की ट्राई तो नहीं कर रहा। और कोई रिकवरी एजेंट ऐसे उठ के आ जा रहा है, फलाना ढिमकाना की इस बैंक से बात कर रहा हूं, और आके आपके घर के सामने बैठ रहा है, बाप से बात कर रहा है, कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ऐसे करने का कोई भी अधिकार नहीं है उसके पास। अगर वो चुपचाप चला जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाता है तो कुछ मत करे, उसकी वीडियोग्राफी करे, पूरा वीडियो बनाए, उसके बाद वीडियो बंद करे, फिर 112 नंबर या फिर 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाएं और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। जी हां, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं, बकायदा पुलिस में रिपोर्ट करें। इंडिया इसीलिए पीछे है क्योंकि वो अपने अधिकार नहीं जान रहे लोग, समझ रहे हो, लोग अपने अधिकार नहीं जान रहे। अरे यार पुलिस बनी किस चीज के लिए, आपको बचाने के लिए बनी है, समझ रहे हो। तो इसीलिए इसका पूरे तरीके से उपयोग करें। अगर वो चुपचाप जा रहा है तो उसके बाद सीधे मेल लिखें बैंक को कि ये जो बंदा आया था इसके पास ना आईडी कार्ड था, ऑथराइज लेटर नहीं था, इसने मुझसे बदतमीजी करी, ये चीजें बोली हैं, ये बोलने की ट्राई करी है, सब बताएं। होम विजिट 1-2 होम विजिट के बाद बंद हो जाएगी होम विजिट, इतना डरने की जरूरत नहीं है, उनके सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है कि पैसे नहीं है सर, अभी नहीं, बाद में पे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपके मामा का लड़का नहीं है वो, समझ रहे हो, आपका रिश्तेदार नहीं है वो, धक्के मार के निकालो साले, वो क्या बात करनी उस पर। इन दलालों से बात करके कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो। अब चलो होम विजिट भी निकल गया, होम विजिट भी मल्टीपल कंप्लेंट्स करने के बाद, जैसे बैंक को, आरबीआई को, उसके बाद बंद हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। एक बार आरबीआई में आप कंप्लेंट करवा देते हो तो उसके बाद आपकी होम विजिट वैसे बंद हो जाएंगी, ठीक है। कोई नहीं आने वाला आपके घर पे, आपको 1-2-4 कॉल आ सकती है, उसके बाद भी उसमें सेटलमेंट की बात होती है और कुछ नहीं, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा डर, लीगल नोटिस। अगर लीगल नोटिस आए तो क्या करें मेरे भाइयों। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हर एक लीगल नोटिस चेक करें, ठीक है, कि वो लीगल नोटिस सही है कि नहीं है, किस प्रकार का है, कौन सा सेक्शन का है और क्या क्या चीजें करनी है, उसका रिप्लाई लिखवाना है कि नहीं लिखवाना, ये सब चीजें आप चेक करवा सकते हो। लीगल नोटिस में किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही ना बरतें, ठीक है। अगर आप किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरतते हैं और आर्बिट्रेशन का नोटिस वो निकलता है तो आपके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है, बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो इसलिए लीगल नोटिस को हल्के मना लें। ऐसे में क्या करें, यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर आप लीगल नोटिस भेजें, मैं आपका लीगल नोटिस देखूंगा और आपको पूरा आंसर दे दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसका रिप्लाई लिखवाना होगा, उसका ऑब्जेक्शन लिखवाना होगा तो हम आपको लिखवा के दे देंगे। फिर चाहे आपका नोटिस आर्बिट्रेशन नोटिस हो, सेक्शन 25 का नोटिस हो, चेक बाउंस का नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, लास्ट वार्निंग नोटिस हो, या फिर ऐसा कोई भी नोटिस हो, सरफेसी एक्ट 13(2), 13(4) का नोटिस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मेरे भाइयों आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कई भाई हमारे डरते रहते हैं कि सेक्शन 25 के अंदर अगर केस हो गया तो क्या होगा, या चेक बाउंस के अंदर हो गया, तो मेरे भाइयों होने का कुछ नहीं है। आप जा सकते हो, वो बेलेबल ऑफेंस है, आप सेम डे जाके बेल ले सकते हो। उसके बाद क्या है, केस चलता रहता है, बीच में आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पुलिस उठा के ले जाएगी या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। सब मना है कि आपको डेट दी जाएगी, आप वहां जाके बेल करवा सकते हो, या फिर अपना लॉयर हायर कर सकते हो, वो आपके बिहाफ पे बेल ले लेगा वहां पर। आपको अब तो ये हो गया है कि आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब तो ये हो चुका है कि आपको बेल लेने के लिए वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। कई लोग बोलते हैं ना कि सर रेंट ही खत्म हो जाएगा या फिर इतनी चीजें हो जाएंगी, तब क्या करेंगे।
कोई बात नहीं, आप वहाँ का लोकल कोई लॉयर हायर कर सकते हो, वो आपके बिहाफ पे चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ से बेल ले सकता है। अगर आप चाहते हो कि बेल में हम आपकी हेल्प करें तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा मेरे भाइयों, इसके बाद कुछ नहीं होने का। इसके बाद मैं पूरी टाइमलाइन आपको बता देता हूँ कि सेटलमेंट आपकी कब से कब तक होगी और कितने अच्छे पे होगी। देखो 94 डेज में आपका एनपी होगा, जब आप लोन पेमेंट बिल्कुल ही नहीं करते हो। अगर आपने बीच में 1 रुपए की भी पेमेंट कर दी है तो आपका 1 महीना आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, जिस महीने में करी होगी। वैसे आपका जो एनपीए है वो 94 डेज में हो जाएगा। एनपीए के बाद जब आपको लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड में ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे सेटलमेंट के, ठीक है। कोई बोलेगा 50% में कर लो, कोई बोलेगा 60 में कर लो, कोई बोलेगा 70 में कर लो। आपको उतने में सेटलमेंट नहीं करनी है, आपको राइट ऑफ तक का वेट करना है। राइट ऑफ कब होता है? 180 से लेकर 240 दिन के बीच में, ठीक है। जैसे ही आपका लोन राइट ऑफ होता है उसके बाद आप अपने लोन की सेटलमेंट कर सकते हो। आपको बहुत ही अच्छे ऑफर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे 10 से 20% के बीच में। उतने में बहुत अच्छी सेटलमेंट मानी जाती है, वो अच्छे से हो जाएगी आपकी सेटल, कोई दिक्कत नहीं। सेटलमेंट करने का पूरा प्रोसीजर है। आजकल सेटलमेंट बहुत सारी फेक चली हुई है, तो सेटलमेंट से बचें। कभी भी आपको पहले पैसा पे नहीं करना, कोई ईएमआई पे नहीं करनी है। आपको सेटलमेंट लेटर बकायदा मेल के माध्यम से आएगा, मैसेज पे अप्रूवल आएगा, ठीक है। उसके बाद आप वो सेटलमेंट लेटर निकलवा के बैंक जाएंगे, वहां पर मैनेजर पे उसके कंप्यूटर में चेक करवाएंगे, वहां पर देखेंगे, उसके बाद वहां पर उसकी साइन और उसके मोहर करवाएंगे और उसकी पेमेंट चेक या फिर डीडी या फिर ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे, ठीक है। वहां पर आपको काउंटर पे कोई पैसा जमा नहीं करवाना, आपको किसी प्रकार से किसी के हाथ में कैश नहीं देना, कहीं पर कोई वो चीज आपको किसी को पर्सनली पे नहीं करना है। अगर आप ऐसा कोई भी पैसा पे कर रहे हैं तो वो फर्जी सेटलमेंट है, आपका सारा पैसा डूब जाएगा। और कभी भी ट्राई करें तो ओटीएस में ही सेटलमेंट करें, वन टाइम सेटलमेंट करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप किस्तों में सेटलमेंट करते हैं और आपकी एक किस्त भी बाउंस हो जाती है तो आपका जितना पैसा है वो सारा भंग के भाड़े में चला गया, वो सारा डूब गया एक्चुअली में, ठीक है। वो सारा ही पैसा डूब जाएगा अगर आप किस्तों में सेटलमेंट करवाओगे तो, और एक किस्त भी अगर आपकी बाउंस हो जाती है तो, क्योंकि वो उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि इस डेट को पेमेंट करनी थी, आपने नहीं करी, वो जो सारा पैसा था वो बैच पेनल्टी में चला जाएगा। तो इसलिए सेटलमेंट में ये सब चीज़ों का ध्यान दें। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी सेटलमेंट करवा के दें 10 से 20% के बीच में, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, चाहे आर्बिट्रेशन का हो, डिमांड नोटिस हो, सरफेसी एक्ट का नोटिस हो, 13(2) या 13(4) का नोटिस हो, चेक बाउंस या फिर सेक्शन 25 का नोटिस हो, उसका रिप्लाई लिखवाना, उसको ऑब्जेक्शन लिखवाना, या फिर आपको अपनी बेल लेनी है और उस बेल में कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद कोई आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में भी हमें पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर एक पर्सनलाइज वीडियो बना देंगे, ठीक है। जय हिंद।